क्योंकि हर पेरेंट्स सोचता है कि उसका बच्चा बहुत ही अच्छे से ग्रो करे, बट अगर वो वही बच्चा थोड़ा बाकी बच्चों से पीछे रह जाता है, जैसे बोलने में पीछे रह जाता है या आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है या बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है। सर आप मुझे ये बताइए, स्पीच थेरेपी क्या होती है? एक्चुअली बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चा बोल नहीं रहा है तभी उनको स्पीच थेरेपी की जरूरत है। स्पीच थेरेपी बेसिकली उन बच्चों के लिए जो बच्चे ऑटिज्म, स्पीच डिले या ADHD से, लेकिन जो बच्चा ऑटिस्टिक है, ये थोड़ी घबराने वाली बात है। जब बच्चा फीटल में होता है तब उस टाइम भी बच्चा अपनी माँ की धड़कन को सुनता है, माँ की वॉइस को सुनता है, इसलिए बच्चे का जो बॉन्ड होता है मदर से ज्यादा होता है। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है ऑटिज्म, एक होता है वर्चुअल ऑटिज्म। जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा है वो बच्चे वर्चुअल ऑटिज्म में जाते हैं। 9th मंथ में 12th मंथ में स्क्रीन देखना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे बार बार कोको मेलन देखते हैं। पहले क्या होता था कि जॉइंट फैमिली में दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, कजिन सब लोग एक साथ रहते थे। तो पहले वो बच्चों को कहानियां सुनाना, पोएट्री सुनाना, राइम सुनाना, बच्चे से कम्युनिकेट करना, बात करना, तो बच्चे स्पीच डिले के केस बहुत कम थे। अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई है, उसमें क्या है कि 30 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक, 2 साल का बच्चा कम से कम 50 से 100 वर्ड्स, 50 to 100 वर्ड्स बोल सकता है। सर आप मुझे ये बताइए कि जैसे पता चल गया हमारे बच्चे को ऑटिज्म है या कोई प्रॉब्लम है, तो हमें थेरेपी कब स्टार्ट करनी चाहिए? जितनी जल्दी हो। नमस्ते दोस्तों, तो मैं हूँ संगीता और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट माइक विद संगीता। तो आज के मेरे जो पॉडकास्ट के गेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि हर पेरेंट्स सोचता है कि उसका बच्चा बहुत ही अच्छे से ग्रो करे, बट अगर वो वही बच्चा थोड़ा बाकी बच्चों से पीछे रह जाता है, जैसे बोलने में पीछे रह जाता है या आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है या बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, तो हर पेरेंट्स के मन में एक सवाल आता है, कहीं मेरा बेटा या मेरा बच्चा कहीं पीछे तो नहीं रह गया है, क्या मैंने कोई ऐसी गलती तो नहीं कर दी है? तो आज हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए मैंने अपने शो में बुलाया है मिस्टर अजय ठाकुर को। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। मेरा नाम अजय ठाकुर है, बेसिकली आई एम फ्रॉम राजस्थान और मैं MB Bless चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर का फाउंडर हूँ। ओके सर। और बेसिकली मैं आई एम थेरेपिस्ट। ओके, तो सर मुझे आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने यही फील्ड क्यों चूज करी? बेसिकली मैम पहले मैंने स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा किया था, जो बेसिकली जो बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, जो बच्चा BI का है, BI मींस होता है विजुअल इम्पेयरमेंट, जो बच्चे ब्लाइंड हैं, जो पढ़ नहीं सकते या लिख नहीं सकते, जो बच्चे ID के बच्चे होते हैं, इंट्रोडक्शन डिसेबिलिटीज, जिनको लोग आजकल लोग बोलते हैं पागल है या इस तरीके का है, तो पहले मैंने वो किया। उसके बाद मैंने ABA डिप्लोमा किया। उस ABA का मतलब होता है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जो आजकल ABA थेरेपी चलती है सेंटरों पे, उसी का एक पार्ट। सर आप मुझे ये बताइए, स्पीच थेरेपी क्या होती है? एक्चुअली बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चा बोल नहीं रहा है तभी उनको स्पीच थेरेपी की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, हर पेरेंट्स को एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है। इस फील्ड में होता है कि हर पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, नहीं बोल रहा। कुछ मिथ भी होते हैं कि इसके पेरेंट्स 4 साल के थे या 5 साल के थे जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया था। स्पीच थेरेपी बेसिकली उन बच्चों के लिए जो बच्चे ऑटिज्म, स्पीच डिले या ADHD से। स्पीच डिले वही बच्चा होगा जो कम्युनिकेट करता है और उससे कुछ चाहिए तो आपको जेस्चर देगा, आपको समझाने की कोशिश करेगा, वो सारी चीज समझेगा, लेकिन बोलने में उसको प्रॉब्लम होगी। बेसिकली आजकल क्या है कि माइलस्टोन डिले, डेवलपमेंट डिले या बच्चा स्पीच डिले, ये नॉर्मल है, ये कोई ज्यादा घबराने वाली या कोई चिंता वाली कोई बात है नहीं। लेकिन जो बच्चा ऑटिस्टिक है, ये थोड़ी घबराने वाली बात है। बेसिकली होता क्या है कि हमारा बच्चा जो 9 महीने का है, तो बच्चा बोलना स्टार्ट करता है, दादा, टेडा, मम्मा, सिमिलर वर्ड्स निकालना स्टार्ट करता है। 12 मंथ में बच्चे के पास 4 से 5 वर्ष आ जाते हैं। जब बच्चा 15 महीने का या 16 महीने का या 18 मंथ का हो जाता है, तो बच्चे में ऑलमोस्ट 20 वर्ड्स होते हैं। वो कम्युनिकेट करना स्टार्ट करता है। उसके मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कैट म्याओ म्याओ, कैन, गॉड, दीदी, दादा। वो बच्चा मीनिंगफुल वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो बच्चा ऑटिज्म का होगा या स्पीच डिले का होगा, अगर आपका बच्चा 2 साल का हो गया, 2.5 साल का हो गया या 3 साल का है, तो बच्चा नहीं बोल पा रहा है, तो आपको सबसे पहला काम ये है कि आप लोग पहले किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन या जो सीनियर पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं या डेवलपमेंट डॉक्टर हैं, उनसे आप कंसल्ट करें कि सर हमारे साथ ये दिक्कत आ रही है। आजकल जब वो पेरेंट्स को पता है कि हमारा बच्चा जब पैदा हुआ, जब बच्चे न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके बाद बच्चे को वैक्सीन लगना स्टार्ट होता है। 1 मंथ में, 2 मंथ में, 2.5 मंथ में, 6 मंथ में, 9 मंथ, 2 साल तक बच्चे को वैक्सीन लगना लगा रहता है। तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो
आप डॉक्टर से कंसल्ट करो कि सर मेरा 2 महीने बच्चा मेरा ये एक्टिविटीज कर रहा है, 6 महीने बच्चा मेरे 6 महीने का बच्चा सिमिलर साउंड करना स्टार्ट करता है, बच्चा रिपीट करता है। जब हमने बोला माओ माओ, ये बच्चा वो उसको रिपीट करने की कोशिश करेगा, आपको समझने की कोशिश करता है। बच्चा अपनी माँ की आवाज को पहचान लेता है। जब बच्चा फीटल में होता है तब उस टाइम भी बच्चा अपनी माँ की धड़कन को सुनता है, माँ की वॉइस को सुनता है, इसलिए बच्चे का जो बॉन्ड होता है मदर से ज्यादा होता है। आप उनके पास जा रहे हो, अब डॉक्टर को बताओ, इसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। अब आप हजार बच्चा आपका 9 मंथ्स का हो गया, 12 मंथ्स का हो गया, या 1.5 साल का हो गया, या 2 साल का हो गया, फिर भी आपको लगता है कि मेरा बच्चा नहीं बोल रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, या आई कॉन्टेक्ट नहीं दे पा रहा, या वो कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, या वो पहचान नहीं पा रहा। जैसे 2 साल का बच्चा सबको पहचान लेता है, मदर, फादर, दादा, दादी, और वो कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करता है, रिपीट करेगा उनके साथ, कम्युनिकेट करेगा, उनके खेलेगा। बच्चा सोशल नहीं हो पा रहा, ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है ऑटिज्म, एक होता है वर्चुअल ऑटिज्म। वर्चुअल ऑटिज्म बेसिकली उन बच्चों में होता है जो बच्चे स्क्रीन से ज्यादा जुड़े हुए हैं, जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा है, वो बच्चे वर्चुअल ऑटिज्म में जाते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म को क्योर करना कर सकते हैं, लेकिन उस लेवल पर करने के लिए आपको जल्दी से जल्दी किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ या न्यूरोसर्जन को दिखाओ, तो आप कंसल्ट करो और इसके बारे में पता करो स्पीच कैसे होगी या क्या होगा। सर आप मुझे ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में बताइए, क्योंकि मैक्सिमम हमें ऑटिज्म का ही पता है और वर्चुअल ऑटिज्म का तो मेरे को लगता है कि शायद किसी किसी को ही पता होगा, जाओ ये इस फील्ड से होगा। बट आप बताइए इसको इजी वे में कि कैसे पेरेंट्स समझ सके ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म। अगर देखा जाए तो वर्चुअल ऑटिज्म ऑटिज्म नहीं है, लेकिन एक टाइप ऑटिज्म का ही एक टाइप होता है। ऑटिज्म का मतलब होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और वर्चुअल ऑटिज्म बेसिकली उन बच्चों में ज्यादा होता है जो बच्चे 9 मंथ्स में 12 मंथ में स्क्रीन देखना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपके घर में न्यूबॉर्न बेबी है और आप स्क्रीन टाइम आपका ज्यादा है, या आप मदर फादर दोनों वर्किंग है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा स्क्रीन टाइम ज्यादा तो नहीं है, जब हमारा बच्चा पूरे दिन फोन पे तो नहीं लगा हुआ है। बेसिकली स्क्रीन को देखना और स्क्रीन में इंटरेस्ट आना दोनों डिफरेंस होता है। तो हमारा बच्चा अगर स्क्रीन देख रहा है कोई ज्यादा वैसी वाली बात नहीं है, लेकिन एक ही स्क्रीन को बार बार देखे जा रहा है। आजकल एक चला कोकोमेलन, कोकोमेलन सुना होगा आपने? यस सर। एक राय में कोकोमेलन, यस सर, कोकोमेलन चैनल है, उसमें बहुत सारे कार्टून्स आते हैं। सर तो बेसिकली बच्चों को कोकोमेलन की साउंड तो अच्छी लगती है, बच्चे बार बार कोकोमेलन देखते हैं। यस सर। उसमें होता क्या है कि बच्चा बार बार एक ही चीज को देख रहा है, तो उसके लिए एडिक्ट हो गया। हो सकता है बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म में चला जाए, ये होता है वर्चुअल ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म का अभी तक साइंटिफिकली कोई ये नहीं आया कि ऑटिज्म होता क्या है या किस रीजन से होता है। अगर ऑटिज्म देखा तो जेनेटिक भी हो सकता है, आफ्टर बर्थ भी हो सकता है, अगर बच्चा सोशल नहीं है, घर में कोई नहीं है, उस वजह से भी ऑटिज्म के हैं। आजकल क्या है कि सिर्फ ऑटिज्म ही नहीं है, अगर आज आप देखोगे तो ADHD, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, बहुत सारी चीजें हैं जो आजकल हैं अवेलेबल है। ये सारे डिसऑर्डर अब है, पहले इतने नहीं हुआ करते थे। अगर आपका बच्चा लिख नहीं पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा, जिसका डिसलेक्सिया हो, डिस्ग्राफिया हो, बच्चा अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, हो सकता है बच्चा स्पीच डिले हो। अगर बच्चा ऑटिस्टिक है तो सोशल नहीं होगा, नेम टू रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो अपनी चीजों में लगा हुआ होगा। अगर आप एक नॉर्मल बच्चे के सामने 10 टॉयज रख देना, 10 टॉयज रख देना, वो क्या करेगा? 10 सेकंड 20 सेकंड हर टॉयज से खेलने की कोशिश करेगा। लेकिन ऑटिज्म का जो बच्चा होगा वो एक ही टॉयज को पकड़ के बैठ जाएगा। अगर आपसे छीन लोगे तो गुस्सा करेगा, अग्रेशन दिखाएगा। ये ऑटिज्म वाले बच्चों में होता है। ADHD में क्या होता है? ADHD होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर। आपने देखा होगा कि बच्चे की सिटिंग नहीं है, बच्चा की जगह नहीं बैठ पा रहा है, सिटिंग बिल्कुल भी नहीं है उसकी, वो टेंशन नहीं दे रहा, भागे जा रहा है। तो आजकल ये सब देखने को मिलता है। ADHD में क्या होता है? बच्चे होते हैं हाइपर एक्टिव, हो सकता है फ्लैपिंग करते हो सकता है सर मारते हो, अपने आप को मारते हो। मैंने सर एक लड़की देखी थी, वो बार बार अपना सर ना जमीन पे, मतलब जैसे उसको गुस्सा आता है ना, कोई चीज नहीं मिलती है तो इतनी जोर जोर से अपना सर नीचे पटकती है, वैसे नॉर्मल लगती है वो। एक्चुअली आजकल सेंसरी इंटीग्रेशन हो रहा है। आजकल बच्चों में सेंसरी प्रॉब्लम बहुत आ रही है, बच्चा फ्लैपिंग कर रहा है। आपने देखा होगा बच्चे आजकल कटिंग नहीं करवाते, बच्चा सैलून जा रहा है, लेकिन वो कटिंग नहीं करवाएगा, वो रोए जा रहा है। उसी ट्रिमर की साउंड उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको जनरलाइजेशन नहीं है ट्रिमर की साउंड का। आजकल आप देखो बच्चा बाहर गया, मॉल में गया या किसी दुकान में गया, वो नहीं वो वहाँ अपना पेशेंस नहीं दिखाएगा, बस उसको देता है। क्यों? तो जनरलाइजेशन नहीं है। आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को दूसरे बच्चे खेलने नहीं देते, बच्चा बाहर नहीं जाता, बच्चे को घर में बंद रखते हैं,
बच्चा सोशल कैसे होगा? सिंगल फैमिलीज है, मदर फादर दोनों वर्किंग है। न्यूक्लियर फैमिलीज आजकल आप देखो जितनी भी है न्यूक्लियर फैमिलीज है, यस सर, आपकी भी मेरी भी सबकी न्यूक्लियर फैमिलीज है। सब लोग अपने काम में बिजी है, यस सर, बच्चे का किसी पे ध्यान नहीं है, तो बच्चा हो सकता है ADHD हो जाए। अगर आप बच्चा स्टार्टिंग से ही कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, पहले क्या होता था कि जॉइंट फैमिली में दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, कजिन सब लोग एक साथ रहते थे। तो पहले वो बच्चों को कहानियां सुनाना, पोएट्री सुनाना, राइम सुनाना, बच्चे से कम्युनिकेट करना, बात करना, तो बच्चे स्पीच डिले के केस बहुत कम थे। अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई है, उसमें क्या है कि 30 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक। ये भी नॉर्मल बात नहीं है। दो चीजें हैं, ऑटिज्म किसी ने बोला कि बच्चा आपका ऑटिस्टिक है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। जरूरी नहीं है बच्चा ऑटिस्टिक हो सकता है बच्चा स्पीच डिले हो सकता है बच्चा नॉर्मल डिले हो। नॉर्मल डिले को क्योर करना कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल डिले क्योर हो सकता है, लेकिन बच्चा ऑटिस्टिक है उसके लिए स्पीच थेरेपी, AB थेरेपी और ऑक्यूपेशन थेरेपी, वो डिपेंड करेगा बच्चा किस स्टेज का है, बच्चे का पोटेंशियल क्या है और बच्चा क्या कर सकता है, तब हम बच्चे के लैगिंग एरियाज पे काम करेंगे। अगर हमें पता है कि छोटा बच्चा है, उसका पोटेंशियल आइडेंटिफिकेशन का है, उससे आप सेंटेंस नहीं पढ़वा सकते, वो सिंगल वर्ड आइडेंटिफिकेशन करेगा। तो हर बच्चे का अपना एक पोटेंशियल होता है, हर बच्चे का अपने IQ लेवल होता है। तो सबसे पहले अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा नहीं बोल रहा, बच्चा मेरा 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, मेरा बच्चा नहीं बोल रहा, सबसे पहले आप किसी डॉक्टर को दिखाओ। मिथ बहुत सारे हैं, उनके चक्करों में पहले तो क्या एक्चुअली घर में ही हो जाता है, जैसे बच्चा 3 साल तक नहीं बोल रहा है या 2 साल तक नहीं बोलता है तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं रहने दो, हमारा बच्चा तो 5 साल में बोला था तो ये भी बोल लेगा, बट वो समझते नहीं है कि ना आजकल कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। पता क्या कि पहले चीजें हुआ करती थी, ऐसे 1-2 केसेस होते हैं कि इसके पेरेंट्स 5 साल के थे, जीनेटिक डिसऑर्डर है, किसी की जीन्स में भी होता है कि ऑटिस्टिक जीन्स में भी हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। अगर बच्चे स्पीच डिले है तो आपको पता लगना चाहिए कि मेरा बच्चा 3 साल का हो गया, कम्युनिकेट नहीं किया। 2 साल का बच्चा कम से कम 50 से 100 वर्ड्स 50 to 100 वर्ड्स बोल सकता है। सर अगर जैसे 3 साल का बच्चा है, वो सिर्फ मम्मा मम्मा बोल रहा है और डैडा डैडा बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है, या अपनी मर्जी से सिर्फ 1 या 2 कोई भी 1-2 वर्ड्स बोल रहा है, बाकी सिंपल ठीक है, वो खेल रहा है, खा रहा है अच्छे से, मतलब टीवी देख रहा है, सारी चीजें देख रहा है, पहचान रहा है पेरेंट्स को, तो उस केस में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ। ओके। आजकल आपके यहाँ धर्मशाला में टांडा मेडिकल कॉलेज है, एक बिलासपुर मेडिकल कॉलेज है, एक 2 और भी है जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, आप उनसे कंसल्ट करो, वो आपको बताएंगे कि एक ग्राफ होता है, आपने देखा होगा कि न्यूबॉर्न बेबी का ग्राफ बनता है, यस सर, वैक्सीनेशन होता है, उससे ग्राफ बनता है कि मेरा बच्चा 6 महीने में एक्टिविटी पे है, 10 महीने में एक्टिविटी पे है, 12 मंथ में एक्टिविटी पे है, ये ग्राफ बनता है। लेकिन पेरेंट्स इतने वर्किंग है कि वो को पढ़ना नहीं चाहते, वो पढ़ना नहीं चाहते, तो वह इस चीज का आइडिया नहीं हो पाता, या पेरेंट्स डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते। इन केसेस में होता है कि बच्चा स्पीच डिले या ऑटिस्टिक हो सकता है। ADHD वाले बच्चों में सेंसरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बच्चे हाइपर हैं, सिमुलेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं हो रहा, सोशल नहीं हो रहे, दूसरे बच्चे से नहीं खेल पा रहे। छोटा बच्चा होगा दूसरे बच्चे से खेलने की कोशिश करेगा। एक न्यूबॉर्न बेबी है, मान लो आपका बच्चा 2 साल का है, यस सर, और कोई बच्चा 3 साल का है, सिमिलर एज, वो ट्राई करेगा वो मेरे साथ खेले, मेरे से बात करे, मेरे से कम्युनिकेट करे। लेकिन आजकल सिंगल बेबीज ये भी है, घर में बच्चा अकेला है, कजन्स के बच्चे नहीं है या दोस्तों के बच्चे नहीं है, तो बच्चों को पार्क लेके नहीं जा रहे, खेतों में लेके नहीं जा रहे। पहले क्या गांव में क्या होता है कि लोग जो फार्मर्स के बच्चे हैं वो लोग फील्ड में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, गांव में खेल रहे हैं, तो वो सारी चीज होगा। आजकल ये सारी चीजें तो सर खत्म ही हो गई है, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, लोग फोन में सब बिजी हैं। तो ये नहीं कि हर गलती मदर की है, अगर मदर वर्किंग है, फादर वर्किंग है, तो इसके इसमें कोई ना कोई बच्चे के साथ होना चाहिए। अब बच्चे को अकेला छोड़ोगे, बच्चे क्या करेगा, बार बार स्क्रीन टाइम देखेगा, और उसके बाद खेलने के लिए क्या है उसके पास, एक दूसरे कमरे बच्चे क्या करेगा, स्क्रीन ही देखेगा, तो बच्चा स्टिमुलेट कर जाएगा, उसका ग्राफ थोड़ा और बढ़ जाए। ऑटिज्म में भी टाइप होते हैं, माइल्ड ऑटिज्म हो सकता है, सीवियर हो सकता है, प्रोफाउंड हो सकता है, तो डिपेंड करता है हमारा बच्चा ऑटिज्म में किस लेवल का है, उसी अकॉर्डिंग थेरेपी डिसाइड की जाती है। आप थेरेपी सेंटर जाओ, हो सकता है कि आपका बच्चा स्पीच डिले है, नॉर्मल स्पीच डिले है, अगर आप हमारे पास आए तो हम हो सकता है कि आपको सजेस्ट कर देंगे आप बच्चे के साथ इस तरीके से आप काम करो और आपका बच्चा नॉर्मल कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा। अब 3 साल का या 4 साल का जो बच्चा है, स्पीच मम्मा दादा या सिंगल वर्ड्स पे है,
और एक 4 साल का बच्चा प्रॉपर कम्युनिकेट करता है, सेंटेंस मेकिंग होती है उसकी, तो ये एज गैप कितना हो गया? यस सर। जो बच्चे की करंट एज 4 साल है, लेकिन उसकी जो कंडीशन है, जो मेंटल एज है, वो 1.5 साल है, 1.5 ईयर्स है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। उस एज गैप को कम करने के लिए थेरेपीज की जाती है। ऑटिज्म का, एडीएचडी का, इसका कोई मेडिकल इलाज तो पॉसिबल नहीं है। आजकल मार्केट में स्टेम सेल है, आयुर्वेदा है, लोगों ने बहुत कुछ चला रखा है, लोगों ने बिजनेस बना रखा है इस चीज को। तो हमें देखना पड़ेगा पहले कि हमारा बच्चा किस लेवल का है, मतलब किस कैटेगरी में आता है हमारा बच्चा किस लेवल का है, हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है, एडीएचडी है, स्पीच डिले है, नॉर्मल डिले है, या बच्चा हमारा डाउन सिंड्रोम भी हो सकते हैं बच्चे। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम के जितने बच्चे होंगे उनके फेस सिमिलर होते हैं। आप नोटिस करना, आपके यहाँ धर्मशाला में एनजीओ होंगे, या आसपास खनियारा में एक एनजीओ है, बड़ौल में एनजीओ है, वहाँ क्या जितने बच्चे हैं डाउन सिंड्रोम के आपको केस मिल जाएंगे 4-5, 4 और 5 केस होते। मतलब इनकी पहचान क्या होती है बच्चों की? उनका फेस थोड़ा सा चुकीला होगा और वो सिमिलर दिखेंगे। जैसे 4 बच्चे तो आपको लगेगा चारों भाई बहन है, ऐसे लगे ट्विंस है। अगर बच्चा 4 साल का, उसका फेस भी फेस कट सेम होगा, और 12 साल का बच्चा उसका फेस भी सेम ही होगा। दो डाउन सिंड्रोम है। एक विलियम सिंड्रोम होता है। विलियम सिंड्रोम केस बहुत कम होते हैं। एक होता है जीडीडी, ग्रोथ डेवलपमेंट डिले, उन बच्चा होगा 6 साल का, 7 साल का, ऐसे लगेगा 3 साल का बच्चा है, बिल्कुल कमजोर सा, हाथ पैर पतले पतले से होंगे, और कम्युनिकेट करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी उसको, तो एक जगह का कोर पोस्चर उसका बड़ा स्लो होगा, उस तरह के बच्चे। सर कई बार क्या होता है कि बच्चा तो सारी चीजें समझ रहा है, सब चीजें ठीक है, बट देखने में थोड़ा पतला है या कुछ, तो फिर तब भी कोई प्रॉब्लम होती है? डिपेंड करता है बच्चे का न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। ऐसा नहीं हर बच्चा जीडीडी का हो सकता है। कुछ बच्चे अगर पेरेंट्स कमजोर है, बच्चे कमजोर हो सकते हैं। जेनेटिकली क्या होता है कि अगर माँ बाप हेल्दी है तो बच्चे भी हेल्दी हो। 2-4 केस ऐसे होते हैं कि जहाँ माँ बाप हेल्दी है और बच्चे बिल्कुल हल्के से हैं, या मतलब न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे। अगर आपको 1 ग्राम कैल्शियम चाहिए तो आपको 1 लीटर रोज दूध पीना पड़ेगा। आप 1 लीटर दूध नहीं पी सकते, आप भी नहीं पी सकते, कोई और भी नहीं पी सकता, तो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल पा रही, उस वजह से इसमें होते हैं। सर आप मुझे ये बताइए कि अर्ली मतलब साइन क्या होते हैं ऑटिज्म के? क्योंकि हर पेरेंट्स को ये लगता है कि मेरा बच्चा तो भी नॉर्मल है, या मतलब स्पेशली मदर्स को तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। तो पेरेंट्स को सबसे पहले इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारा बच्चा अगर 12 मंथ्स का है, तो हमारे बच्चे बस कम से कम 5 से 10 वर्ष होने चाहिए। डड्डा, अम्मा, दद्दा, दीदी, जो बच्चा बैबलिंग साउंड निकाल रहा है। उसके अलावा बच्चा हमारा नेम टू रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। शिवास कम हियर, शिवास लुक एट मी, इज ओके। अगर आई कॉन्टेक्ट दे रहा है, अगर वो नहीं बोल रहा लेकिन जेस्चर दे रहा है बच्चा, हाथ पकड़ के लेके जा रहा है आपको कि मम्मा, नहीं बोला उसने, किया उसने और लेके चला, अपने उसकी जो नीड्स है उसने आपको बता दी, समझा दी। लेकिन उसके बाद अगर बच्चा 18 मंथ्स का हो गया, उसके माइलस्टोन कैसे है? माइलस्टोन मींस का मतलब होता है कि बच्चे की वॉकिंग कब आई, क्रोलिंग कब आई। एक बच्चा 6 महीने में क्रोलिंग करना स्टार्ट करता है, 9, 10 या 12 मंथ्स तक बच्चे की वॉकिंग हल्की हल्की करना स्टार्ट हो जाती है, और 40 मंथ्स तक बच्चा वॉकिंग करना स्टार्ट कर देता है। और 1.5 साल में बच्चा आपका कॉमेंट करना स्टार्ट करेगा, जैसे बोलेगा मम्मा, दादा। 2 साल का बच्चा बोलेगा दे दो मम्मा, दे दो। टू वर्ड कम्युनिकेट, टू वे कन्वे करेगा, टू वर्ड्स में कन्वे करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन बच्चा टू वे नहीं कर रहा, सिंगल वर्ड्स पे है, सबसे पहला काम आपका ये कि आप किसी डॉक्टर को दिखाएं। नॉर्मल डॉक्टर में और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में फर्क होता है। जो लोग जो सीनियर पेशेंट डॉक्टर हैं, आप उनको दिखाओ, डेवलपमेंट डॉक्टर हैं उनको दिखाओ, या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आप उनको दिखाओ, या किसी स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाओ। आप अब उनको बस लेके जाओ कि सर हमारे बच्चे में इस तरह का प्रॉब्लम आ रही है, नॉर्मल डिले है या स्पीच डिले है। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो आप उस चीज पे काम कर सकते हैं। अगर बच्चा 3 साल का भी अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, सिर्फ वो 1-2 वर्ड से बोल रहा है मम्मा डैडा, तो मतलब हमें उनको दिखाना ही चाहिए एक बार। नहीं, आप कंसल्ट करना चाहिए, कंसल्ट करने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है बच्चा नॉर्मल डिले हो, अगर पेरेंट्स नॉर्मल डिले हैं तो 1-2 केसेस होते हैं जिन बच्चा लेट बोलता है। लेकिन आजकल ये है कि सब बच्चों में ऑटिज्म, एडीएचडी या इस तरह के डिसऑर्डर आ रहे हैं, तो हमें सबसे कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सर क्या होता है कि मदर्स को तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है अपने बच्चे को लेके। उनको ऐसा लगता है कि मैंने कोई ऐसी गलती तो नहीं कर दी जिसकी वजह से मेरा बच्चा लेट बोल रहा है, या बहुत सारी चीजें ऐसी, मतलब आपको पता है घर में रहती है तो वो पूरा दिन बच्चे के साथ रहती है,
फादर तो ये होता है कि चलो वर्किंग है, बाहर चले गए या कुछ और, फिर उनको क्या होता है, उस चीज में क्या होता है कि मदर को बाकी सारे बोलते हैं तू रहने दे, हमारा बच्चा भी लेट बोला था, हमारा बच्चा तो 5 साल में बोला था, बट उनको ये रहता है कि नहीं यार मेरी कोई गलती तो नहीं रह गई है। तो उस केस में मदर को क्या करना चाहिए? जो पहले बच्चे 5 साल के बोले हैं या 4 साल के बोले हैं वो ज्वाइंट फैमिलीज में, सिंगल फैमिली में कोई एक आधा केस ऐसा होता है कि सिंगल फैमिली में बच्चा और नॉर्मल डिले है। आज का सिंगल न्यूक्लियर फैमिलीज है, और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, बच्चा का डिले आपको लग रहा है कि हमारा बच्चा डिले है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, नेम टू रिस्पॉन्ड नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं है, या बच्चा अपने जेस्चर नहीं दे रहा आपको समझा नहीं पा रहा, वो स्क्रीन टाइम में जाके सिंगल टॉयज को लेके बैठा हुआ है, तो ये चिंता वाली बात। आप जाइए, सजेशन लीजिए, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, एबी थेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, आप कंसल्ट करिए कि सर हमारा बच्चा इस कंडीशन में है, और हमारा बच्चा अगर 4 साल का बच्चा है, यस सर, मान लो 4 साल का बच्चा है, तो 4 साल का बच्चा लॉजिक समझता है, 4 से 5 साल का बच्चा थोड़ा बारिश हो रही है, बोले छाता ले लो, लॉजिक समझेगा। लेकिन अगर बच्चे स्पीच डिले है या बच्चा ऑटिस्टिक है, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। आजकल ये भी है कि हो सकता है बच्चा ऑटिज्म का हो लेकिन स्पीच हो, बच्चा एडीएचडी है, स्पीच है, दो चीज होती है, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि नॉर्मल ऑटिज्म का बच्चा है या एडीएचडी का बच्चा है, तो उसमें क्या होगा कि बच्चा बोल तो सब कुछ है, आप उसे आइडेंटिफिकेशन व्हाट इज दिस पेन, व्हाट इज दिस बॉल बोलेगा, 2 वर्ड्स बोल रहा है, 3 वर्ड्स बोल रहा है, लेकिन आपने बोला हमें जाना है पार्क, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। इसके बाद रिसेप्टिव है लेकिन बच्चा एक्सप्रेसिव नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि 4 साल का बच्चा लेकिन स्पीच है लेकिन कम्युनिकेट नहीं करता, स्पीच नहीं हो लेकिन आइडेंटिफिकेशन है। ये भी है कि बच्चा नॉर्मल बच्चा है, आप एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपका बच्चा 3 साल का, यस सर, ठीक है, आपने बोला शिवांश वी आर गोइंग टू पार्क, आप जाओगे? यस मम्मा, आई एम आल्सो कम विद यू। और यही बच्चा दूसरा बच्चा है ऑटिज्म का लेकिन स्पीच है, वो आपको आंसर नहीं कर पाएगा, आपको रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम है। या बच्चे को अगर बच्चा अंडरस्टैंडिंग होगा, बच्चा समझ रहा है, आपको नीड्स बता रहा है, और ट्रेनिंग बच्चे की है, जो कुछ चाहिए तो आपको उंगली पकड़ के लेके जा रहा है और इशारा कर रहा है कि ये चीज मुझे चाहिए। तो बच्चा नॉर्मल डिले है। ओके, जैसे कोई बच्चा है, अगर उसको बोलती हूँ चलो आप मेरे साथ बाजार चलो, तो मेरा हाथ पकड़ेगा और चल पड़ेगा, बट वो बोलेगा नहीं, और अगर उसको कुछ चाहिए होगा तो वो बोलेगा मुझे ये चाहिए, मतलब इशारों में बता देगा कि ये डिले। ओके, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन है, जेस्चर दे रहा है, नेम टू रिस्पॉन्ड है, आई कांटेक्ट है, लेकिन स्पीच नहीं है, तो ये बच्चा जाएगा स्पीच डिले में। दूसरा केस ये है कि वो कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा आपसे। अब वो 5 साल का बच्चा 2 वे कम्युनिकेशन करता है, मैंने तो 3 कमांड दी, बेटा ये लो पेन पापा को दे दो, फोन मम्मा को दे दो, और ये बाउल दादी को दे दो, वो 3 कमांड फॉलो कर देगा 5 साल का बच्चा। लेकिन बच्चा ऑटिज्म का है या बच्चा बिहेवियर इश्यूज बहुत ज्यादा है, बच्चा नहीं समझता आपकी बातों को, राइटिंग नहीं करता, स्कूल में सिटिंग नहीं है, बच्चे का लेट जाना, देखो आप आजकल कुछ केस ऐसे भी है, देखिए मैंने, ये आपके धर्मशाला में कि बच्चा रो रहा है, सिर्फ रो ही रहा है, वो 2-2 घंटे बिना मतलब के रो रहा है, रो क्यों रहा है वो से नहीं पता, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। अगर वर्बली एक्सप्रेस कर देता बच्चा तो फिर इसको पता लग जाता है कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है और हम उसको जो भी सोल्यूशन है वो निकाल सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। इन केसों से सबसे ज्यादा परेशान बच्चे हैं, पेरेंट्स नहीं है। रीजन पता क्या, पेरेंट्स कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वर्बल है, एक्सप्रेसिव है, अपनी नीड्स बता पा रहे हैं, लेकिन स्पीच डिले का जो बच्चा है वो नीड्स नहीं बता पा रहा, वो कुछ चाह रहा है लेकिन आपको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को पीट देते हैं। आज क्या करते हैं, बच्चों को पीट देते हैं, ये तो होता है, और बच्चों को आपने पीट दिया, उसे लगा कि मेरी गलती नहीं है, फिर भी पीट दिया। अगर वो एक्सप्रेस होने की कोशिश कर भी रहा है, वर्बली कुछ बोलने की कोशिश करेगा, वो भी नहीं कर पाएगा, डर जाएगा, वो डर जाएगा। ये केसेस भी। सर आप मुझे ये बताइए कि ऑटिज्म ठीक हो सकता है? एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही पेरेंट्स को पता चलता है कि उनका बच्चे को ऑटिज्म है, तो हर पेरेंट्स घबरा जाता है, तो उनके मन में सबसे पहले ये सवाल रहता है कि क्या मेरा बच्चा ठीक हो सकता है? मैम डिपेंड करेगा बच्चा हमारा किस डिसऑर्डर का है। ऑटिज्म अगर माइल्ड है क्योर हो सकता है, लेकिन 100% क्योर नहीं होगा। अगर बच्चा सीवियर कंडीशन में है या प्रोफाउंड कंडीशन में है, तो बच्चा हो सकता है एडीएल एक्टिविटी सीख जाए, बाकी चीजें नहीं कर पाए। बेसिकली जो बच्चा एडीएल एक्टिविटीज जैसे कि कपड़े पहन लेना, शूज पहन लेना,
उससे खाना खा लेना, या जो भी रोजमर्रा की जो दिनचर्या बच्चों की होती है, यस सर। अगर बच्चा नॉर्मल बच्चा कर रहा है या वो सीख गया, ऑटिज्म वाला बच्चा सीख गया, तो वो क्योर हो गया, तो नीड्स बता पा रहा है, वो धीरे धीरे उसकी लर्निंग बहुत स्लो होगा। बेसिकली ऐसा नहीं कि ऑटिज्म बच्चे स्लो होते हैं, उनका ब्रेन बहुत फास्ट होता है। हाँ, ये तो मैंने आप नोटिस करना है चीज, अगर उनको कुछ चाहिए, अगर हल्की सी साउंड आएगी, अब फोन छुपा लेना अपना, उसे फोन चाहिए, वो निकाल लेगा वहां से। लेकिन नॉर्मल बच्चा होगा, वो 2-4 बार देखेगा, नहीं मिलेगा तो थका के थक जाएगा, वो मतलब बैठ जाएगा। एनर्जी लेवल ADHD में हाई होता है। अगर बच्चा नॉर्मल स्पीच डिले है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योर हो सकता है। या बच्चा स्पीच डिले है अगर माइल्ड कंडीशन में है, अगर आपका बच्चा जितनी बच्चे की एज बढ़ रही है, मान लो बच्चा 6 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, बच्चा सीवियर कंडीशन में है, तो क्योर होने में बहुत लंबा टाइम जाएगा। थेरेपीज एक्सपेंसिव होती हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। मान लो किसी बच्चे को OT की नीड है, स्पीच की नीड है और AB की नीड है। मैं बता दूं OT इसके लिए होता क्या है? OT होता है ऑक्यूपेशन थेरेपी। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है जो बच्चे ने सुबह से शाम तक किया, वो ऑक्यूपेशन है। बच्चा उठा, नहाया और वो स्कूल गया, तो सारा ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन थेरेपी में क्या होता है, बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस देखते हैं, बच्चे का आई कांटेक्ट हो गया, फाइन मोटर्स हो गए। आजकल आपने देखा होगा बच्चे राइटिंग नहीं करते, तो बच्चे का फाइन ग्रिप होल्डिंग नहीं होती, तो फाइन मोटर सारा OT का वर्क होता है। एक चीज और होती है OPT, उसको बोलते हैं ओरल प्लेसमेंट थेरेपी। बैट ब्लॉक, टूथ हेड, वाइब्रेटर, सेंसरी शूज है बच्चे में, टीथ। अब आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, टीथ घसने की कोशिश करेंगे, हो सकता है बच्चों में टीथ सेंसरी हो। और आजकल पेरेंट्स को सबसे पहली चीज है बच्चे की डाइट। आप बच्चे क्या खा रहा है हमारा। अगर आपको बच्चा लगता है कि मेरा बच्चा 2 साल का हो गया और मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो बच्चे का शुगर लेवल चल रहा है हाई, वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, जूस पी रहा है, पैकेट फूड्स जो भी होते हैं, डायरेक्ट शुगर ले रहा है, तो बच्चा और ज्यादा हाइपर होगा। तो आजकल सर वैसे भी कई सारी मदर्स क्या करती है, अपने बच्चों को ये मैगी दे देती है, पिज्जा वगैरह दे देती है। पैकेट फूड्स पेरेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। पैकेट फूड्स किसी के लिए नहीं, फ्रेश तो है नहीं, वो फ्रेश तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को पैकेट फूड दे रहे हो, पैकेट जूस दे रहे हो, उस पर लिखा होगा 100%, 100% नेचुरल, रियल के जूस आते हैं, जो भी किसी के जूस आते हैं, नाम तो नहीं लेंगे हम, उसमें लिखा 100% नेचुरल या शुगर फ्री, ऐसा कुछ नहीं होता। आप प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, उस पर लिखा होगा, शुगर लेवल उसमें होगा। अगर आप बच्चा ADHD का है, आजकल बच्चों को सलाइवा बहुत आता है। हाँ, ये चीज मैंने देखी थी, नोटिस किया होगा, सलाइवा बहुत आता है कि बच्चे का शुगर इंटेक हाई है। तो हमें देखना चाहिए कि बच्चा अगर जिन बच्चों की थेरेपी चल रही है, जिन पेरेंट्स को नहीं पता कि बच्चे का डाइट प्लान क्या है, थेरेपी चल रही है, उन पेरेंट्स को डाइट चार्ट जरूर लेना चाहिए कि हमें बच्चों को क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना। बच्चा जितना ग्लूटेन फ्री की तरफ होगा, ऐसा नहीं कि नॉर्मल डिले बच्चा आप उसको कुछ भी खिलाओ, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हमें पता है हमारा बच्चा ADHD है, तो डाइट चार्ट बहुत मस्ट है। इसको पता होना चाहिए कि हमें बच्चों को क्या खिलाना, क्या नहीं खिलाना। हमें अपने बच्चों को कहानी सुनानी चाहिए। पहले घर में दादी होती हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों को कहानी सुनाते हैं, बच्चा नहीं समझ रहा, उसे नहीं पता कि, लेकिन वो समझने की कोशिश करता है, कम्युनिकेट करता है। ये इट इज द पार्ट ऑफ स्पीच, ये भी स्पीच ही है। लेकिन आजकल बच्चे अकेले हैं, पेरेंट्स बात नहीं कर रहे, तो स्पीच कहां से होगी? बच्चे ब्लोइंग नहीं होती, जिन बच्चों की ब्लोइंग नहीं है, ब्लोइंग में बच्चा ब्लो नहीं कर पा रहा अच्छे से, उनकी स्पीच प्रॉब्लम आती है। तो पेरेंट्स को देखना पड़ता है कि अब पहले क्या था, बच्चे कुछ ही ब्लो कर रहे हैं, बलून, पाइप, जो बच्चों को मिल रहा है ब्लो करे जा रहे हैं। आजकल नहीं है, पेरेंट्स को पता ही नहीं, सीटी हम करवाते ही नहीं है सर, हमें लगता है कि नहीं रहने दो, आप इसको छुओ मत, टच मत करो। आपने देखा होगा पहले बच्चे बिसल बजा देते थे, गाँव में कोई बलून वाला आ गया, वो ले लिए, या गली में कोई कुछ आ गया, ले रहे हैं, तो बच्चे ब्लो कर रहे हैं। इट इज द पार्ट ऑफ ओरल प्लेसमेंट। बच्चे को ओरल टच ठीक कैसे होगा? अब बच्चे की टंग में वाइब्रेशन नहीं है, तो बच्चे की बर्ड मिसिंग होगी, और टंग में वाइब्रेशन नहीं आएगा, बच्चे बोलेगा कैसे? सर आप मुझे ये बताइए कि जैसे पता चल गया हमारे बच्चे को ऑटिज्म है या कोई प्रॉब्लम है, तो हमें थेरेपी कब स्टार्ट करनी चाहिए? जितनी जल्दी हो सके। अगर आपका बच्चा 2 साल का थेरेपी सेंटर जाता है या 3 साल का थेरेपी सेंटर जाता है, तो आप बच्चे को जल्दी क्योर कर सकते हो। अगर आपका बच्चा 6 साल, 7 साल, 8 साल का थेरेपी सेंटर जाएगा, तो क्योर होने में हो सकता है कि 10% हो, 20% हो, 30%, 40%। लेकिन जो बच्चा 2 साल का, 2.5 साल का या 3 साल का थेरेपी सेंटर जाता है, तो सिक्योर होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। छोटे बच्चे को आप समझा सकते हो, बिठा सकते हो, तो काम कर सकते हो।
जितना बड़ा बच्चा होगा उतना ज्यादा एग्रेसिव होगा, वो हिट भी करेगा लोगों को, या अगर ADHD होगा तो, ऑटिस्टिक होगा तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। आप सर मुझे ये बताइए कि थेरेपी में बच्चों के साथ होता क्या है? थेरेपी बहुत से तरह की होती है। अब आप बच्चे को थेरेपी सेंटर किस लिए लेके जा रहे हैं? स्पीच के लिए, ABA के लिए, OT के लिए, या OPT के लिए, इसलिए लेके जा रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा थेरेपी होता क्या है। अगर हमारे पास कोई बच्चा है, मान लो 3 साल का बच्चा है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपने बच्चे का डायग्नोस कराया कहाँ है। अगर आपके बच्चे का डायग्नोस किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से, या सीनियर PhD डॉक्टर हैं उनसे अगर हुआ तो हम पहले बच्चे का असेसमेंट करेंगे, और बच्चे का असेसमेंट एक दिन में नहीं होता। हम बच्चे को सबको एक वीक अपने ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि आज बच्चे का मूड हो सकता है कि खराब होता है, बच्चा अगर रो रहा है, रात को अच्छे से नहीं सोया है, तो वो हमारे साथ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम करेगा। दूसरा ये है कि अगर बच्चा हमारे पास आया तो हमने उसको ऑब्जर्वेशन किया, तो हम ये डिसाइड करेंगे कि बच्चे को कराना क्या है। बच्चे की सेटिंग है, अटेंशन है, फोकस है, और बच्चा अंडरस्टैंडिंग है, तो हम बेसिकली स्पीच की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे। और बच्चे की सेटिंग 0 है, आइडेंटिफिकेशन 0 है, बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो OT भी कराएंगे बच्चे को, ABA भी कराएंगे, स्पीच भी कराएंगे। स्पीच का जो स्पीच बेसिकली उन बच्चों के लिए बच्चा नॉर्मल स्पीच डिले है उसके लिए है, लेकिन जो बच्चा ऑटिज्म का है उसको ABA थेरेपी देनी पड़ती है। ABA मतलब अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। अब मान लो आपका बच्चा समझता सब कुछ है लेकिन बोलता नहीं है, तो आप स्पीच की तरफ जाओगे, लेकिन आपका बच्चा स्पीच है, वो बोल रहा है फैन, बॉल, काउ, सब कुछ बोल रहा है, लेकिन उसे आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो व्हाट इज अ फैन? You don't know what is this? You don't know. You don't know what is this. लेकिन मनोला पेन, तो हमें देखना पड़ेगा कि बच्चा किस लेवल का है, बच्चे का पोटेंशियल क्या है, और उसके अकॉर्डिंग बच्चे का कस्टमर प्लान तैयार करेंगे। हम एक फाइल प्लान डालेंगे बच्चे का, तब उसके लैकिंग एरियाज पे काम करेंगे हम। Okay. जी सर कितना टाइम तक रहता है बच्चा मतलब थेरेपी सेंटर में? तो डिपेंड करता है बच्चे के फॉलोअप पे। एक चीज और है, आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं कि थेरेपी सेंटर ले गए, बच्चा थेरेपी सेंटर जा रहा है, गया और आ गया, और आपका बच्चा थेरेपी सेंटर गया 1.5 घंटे, वो 1.5 आवर फुल डे, लेकिन आपका बच्चा 22.5 आवर्स आपके पास है। yes. आपने बच्चे से कैसे कम्युनिकेट किया, आपने बात की कि नहीं की, आपने उसे टाइम दिया कि नहीं दिया। और बच्चा थेरेपी सेंटर जा रहा है, लेकिन घर पे आके बच्चे स्क्रीन टाइम बच्चे का सेम ही है, तो उससे क्योर होने में बहुत लंबा टाइम जाएगा। लेकिन एक अगर पेरेंट्स भी काम कर रहे हैं, थेरेपिस्ट भी काम कर रहे हैं, थेरेपी सेंटर बच्चे से काम हो रहा है, तो क्योर बच्चा जल्दी हो सकता है। स्पीच डिले के बच्चे हो सकता है 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने, डिपेंड करेगा बच्चा की फॉलोअप पर और पेरेंट्स के काम करने के तरीके पर। और थेरेपी सेंटर कैसा है, आजकल लोगों ने थेरेपी सेंटर खोल लिया, बहुत थेरेपी सेंटर है, अब वेल ट्रेंड है कि नहीं है, तो किस तरह का माहौल है थेरेपी सेंटर का, वो भी डिपेंड करता है। आपके घर का एनवायरमेंटल किस तरीके का है, वो भी डिपेंड करता है। तो थेरेपी में क्या होता है कि अगर बच्चे की ABA थेरेपी स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले क्या बच्चे को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर बच्चा थेरेपी सेंटर गया और वहां जाके वो सिर्फ OT चला रहे हो आप, तो सबसे पहले मैं तो पेरेंट्स को यही बोलना चाहूंगा कि आप पहले किसी अच्छे से डॉक्टर को, जो आपके नॉन में हो, आसपास में हो, या फिर किसी मेडिकल कॉलेज में बैठते हैं, आप पहले कंसल्ट करो प्रॉपर कि सर हमारा बच्चा किस कंडीशन में। अब आप 6 साल का बच्चा, स्पीच नहीं है, या बच्चे को 10-20 वर्ष है, और 4 साल का बच्चा या 2 साल का बच्चा फिर बड़ा आराम से बोल रहे, लॉजिक समझता है, सब कुछ कर लेता है। स्कूल जाते हैं आजकल 4 साल के बच्चे, तो स्कूल जाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, खेलते भी हैं, सोशल भी होते हैं। अब बच्चा अकेला खेल रहा है, एक टॉय मिल गया उसी में उलझा हुआ है, या स्क्रीन टाइम मिल गया उसमें वो स्क्रीन टाइम देखे जा रहा है। अगर आप घर फोन यूज कर रहे हो, तो आपको फोन यूज किस तरीके से कर रहे हो, आपका स्क्रीन टाइम जरूरी है। अगर आपको पता है काम करना है फोन पे, आजकल ये कि सारे काम ऑनलाइन ही है, सारे काम फोन पे करने पड़ते हैं, लेकिन आपका बच्चा बगल में बैठ के फोन तो नहीं देख रहा, वो किस तरीके से फोन देख रहा है, या एक कुछ को रिपीटेडली बार बार देख रहा है। स्कूलों में क्या होता है कि एक्चुअली जो नॉर्मल स्कूल्स है, आजकल अवेयरनेस काफी अच्छी हो गई है। जब हम एक चीज और है, सबसे बड़ा मिथ है कि हमारा बच्चा बोल जाएगा, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पता है कि 6 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बिल्कुल भी बिहेवियर खराब है उसका, तो हम बोल सकते हैं कि वो किसी से बात नहीं कर रहा, आई कॉन्टेक्ट नहीं दे रहा, नेम टू रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, गेस्चर भी नहीं कर रहा, सोशल भी नहीं हो रहा, एक कमरे में बैठा हुआ है, अकेला खुश है वो,
अब आजकल देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं जो सोशल होते हैं, जैसे हॉर्न की आवाज सुनी, पापा आ गए, बच्चा भाग के जाएगा, लेकिन कोई ऑटिस्टिक चाइल्ड होगा वो नहीं जाएगा। बच्चे की प्योर पेयरिंग नहीं है, पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग नहीं है। मदर्स तो काम करती है, लेकिन फादर्स को भी बच्चे के साथ काम करना चाहिए। एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि पूरा दिन मदर ही बच्चे के साथ काम करे। तो अगर हस्बैंड आप दोनों वर्किंग है, तो पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा कहीं किसी डिसऑर्डर में तो नहीं जा रहा। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर में क्या है, ऑटिज्म, एडीएचडी, सारे डिसऑर्डर है, और डिसऑर्डर को क्योर किया जा सकता है। इट डिपेंड करेगा कि बच्चा किस स्टेज पे है। अगर बच्चा सीवियर है या किसी और चीज का है, थेरेपी अफोर्डेबल इसलिए नहीं है कि अगर मान लो थेरेपी 30,000, 30,000, 40,000, 20,000, और कोई आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 1,000 से बच्चे होंगे। मैंने देखा है कि 1,000 बच्चे हैं जो किसी ना किसी डिसऑर्डर से ग्रसित है या परेशान, ठीक है, लेकिन अब किसी की सैलरी 10,000, वो थेरेपी नहीं कराता। आजकल सिर्फ बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम देखते हैं, तो क्या स्क्रीन टाइम से उनकी स्पीच और बिहेवियर पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अगर बच्चे का स्क्रीन टाइम मैक्सिमम 30 मिनट्स 40 मिनट्स है, पहली बात तो यह कि बच्चे को स्क्रीन टाइम होना नहीं चाहिए। जो बच्चे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में है, जो बच्चे अर्ली इंटरवेंशन में है, जिनके बच्चों को माइल्ड स्टोन स्टार्ट हुए, उनका स्क्रीन टाइम होना नहीं चाहिए। अगर 12 मंथ का बच्चा स्क्रीन देख रहा है, 15 मंथ का बच्चा स्क्रीन देख रहा है, तो हो सकता है बच्चा आपका स्पीच डिले हो जाए या वर्चुअल ऑटिज्म में जा सकता है। तो स्क्रीन तो अवॉइड ही करनी चाहिए। हर पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना है, और होना नहीं चाहिए। अगर 4-5 साल का बच्चा, आजकल क्या है कि स्कूल ऑनलाइन हो गए हैं, वर्क फ्रॉम दे देते हैं, वर्क फ्रॉम पेरेंट्स करा रहे हैं, तो क्वेश्चन फोन से ही देख रहे हैं, लैपटॉप से या एलईडी से बच्चे देखते हैं, क्वेश्चन वाट्सएप करते हैं। स्क्रीन बच्चा देख रहा है वो प्रॉब्लम है, सुन रहा है वो प्रॉब्लम नहीं। देखा जाए तो दोनों केसेस में स्क्रीन टाइम 28 हटा देना मच बेटर है, लेकिन अगर जरूरत पड़ रही है, पेरेंट्स को बच्चों के साथ फोन चलाना पड़ रहा है, तो आप कोशिश ये की कि हमारा बच्चा स्क्रीन ना देखे। स्क्रीन देखने से बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म में आ सकता है, स्पीड डिले हो सकता है। नॉर्मल डिले तो एक अलग चीज होगी, नॉर्मल डिले तो बच्चा कोई भी नॉर्मल डिले हो सकता है, क्योंकि स्पीच डिले प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑटिज्म बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर बच्चा अर्ली इंटरवेंशन में है तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चा अगर आप 4-5 साल तक स्क्रीन देके जा रहे हैं, आप कोई थेरेपी सेंटर नहीं जा रहा बच्चा, या किसी डॉक्टर को आपने कंसल्ट नहीं किया, सजेशन नहीं ले रहे हो आप कहीं से, तो प्रॉब्लम वाली बात। सर आप मुझे ये बताइए कि पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती क्या रहती है इसमें? सबसे बड़ी गलती ये है कि अवेयरनेस करना होगा। पेरेंट्स को नहीं पता कि ऑटिज्म क्या होता है, वर्चुअल डिले क्या होता है, वर्चुअल ऑटिज्म क्या होता है, एडीएचडी क्या होता है। और जिस पेरेंट्स को पता है वो बच्चे का स्क्रीन टाइम नहीं होगा। जिस पेरेंट्स को नहीं पता, अब मान लो पेरेंट्स कुछ काम कर रहे हैं या दोनों वर्किंग है, तो बच्चे को फोन दे देंगे वो, तो क्या होगा, बच्चा डिले होगा, कहीं ना कहीं बच्चे का बिहेवियर है, बच्चे का कन्वे करने का तरीका है, बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो खराब होगा। लेकिन पेरेंट्स की गलती ये भी है कि अब किसी ने बोल दिया, आपके कोई दोस्त यार हैं या मित्र हैं, फ्रेंड्स से आपको बोला कि आपके बच्चे प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है प्रॉब्लम है तो आप कंसल्ट करो। लेकिन आपको लगता है कि मेरा बच्चा नहीं बोल रहा, लेकिन आप सोच रहे हो कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। जितना आप अर्ली स्टेज में बच्चे को डॉक्टर से कंसल्ट करके या साइकोलॉजिस्ट को दिखा के उसकी थेरेपी स्टार्ट करके बच्चे क्योर कर सकते हो। लेकिन आप सोचते हो कि नहीं हो जाएगा, 2 साल का बच्चा हो गया फिर सोचता है हो जाएगा, 3 साल हो गया हो जाएगा, 4 साल का हो गया हो जाएगा, जैसे 5 साल का हुआ तो बोला ये तो प्रॉब्लम आ गई। 5 साल का बच्चा नहीं बोल रहा, 6 साल का बच्चा नहीं बोल रहा, तो पेरेंट्स को लगता है कि नहीं। मैंने देखा है कि आप दिल्ली जाओ या बाहर जितने भी जो टेक्निकल सिटीज बनी हुई है आजकल ना, पुणे है, दिल्ली है, बेंगलोर, चेन्नई, जयपुर है, वहां क्या होता है कि आप देखें ना, बच्चे थेरेपी सेंटर बड़े छोटे छोटे आते हैं, 2 साल के, 2.5 साल के, 3 साल। मैंने चंबा में देखा, आपके अभी चंबा काउंसलिंग की थी मैंने पिछले महीने, तो मैं 40 काउंसलिंग की। वहां क्या है, बच्चा 8 साल का, 9 साल का, 12 साल का, 15 साल का, अब थेरेपी उनके लिए कारगर नहीं। एक्चुअली पेरेंट्स को उनके पता ही नहीं होगा कि उनको एक्चुअली में प्रॉब्लम और भी है। कुछ पेरेंट्स को पता भी है तो लेकिन वो बाहर नहीं जा सकते फैमिलीज की वजह से। अगर मान लो थेरेपी आपके आसपास अवेलेबल नहीं है, अब वो चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, नियरेस्ट आपकी दिल्ली है वहां जाना पड़ेगा। और डेली जो अफोर्डेबिलिटी कर सकते हैं पेरेंट्स अफोर्ड, वो चले जाते हैं, जो नहीं कर पाते वो रह जाते हैं। तो उनके साथ क्या होता है कि आप पेरेंट्स की गलती भी नहीं मान सकते,
जिनकी अफोर्डेबिलिटी है वो तो जा रहे हैं, पेरेंट्स बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जब तक आपका बच्चा सही स्टेज पे नहीं आता, वर्बली अच्छा नहीं होता, या कम्युनिकेशन बच्चे के स्किल्स है, बच्चे का बिहेवियर है, या बच्चे का कन्वे करने का तरीका है, स्कूल में कोई कंप्लेंट नहीं आ रही बच्चे की, तब तक किसी ना किसी को बच्चे के साथ होना बहुत जरूरी है। स्पेशली मदर्स को बच्चे के साथ, या पेरेंट्स वर्किंग नहीं है तो अच्छी बात है, वर्किंग होना भी जरूरी है। लेकिन मदर वर्किंग नहीं है तो मदर को बच्चे को टाइम देना चाहिए, फादर वर्किंग नहीं है तो फादर को टाइम देना चाहिए। अगर आप बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हो, तो स्क्रीन टाइम दे रहे हो, घर में बच्चे को अकेला रखा हुआ है, खिलौने दे दिया, बच्चा हमारा ठीक हो जाए, नहीं। बच्चे को बाहर निकालो, पार्क ले जाओ, मॉल ले जाओ। जनरलाइजेशन कैसे कराओगे आप? आपको बोलते हो कुछ ऐसे केसेस आते सर ये टिकता नहीं है, या हम थिएटर जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, सर हमारा बच्चा बैठता नहीं है, वो बैठेगा कैसे? तो जनरलाइजेशन नहीं है। थिएटर होता क्या है, हम बच्चों को मूवी दिखाने ले जाते हैं, हम बच्चों को जू लेके जाते हैं। जनरलाइजेशन बच्चे उसे पता है, बच्चा एक बार बच्चा आपका बच्चा मॉल गया, उसे नई नई चीजें दिखेंगी, उसका वो नहीं टिके उस जगह। नॉर्मल बच्चा हुआ, एक्सप्रेसिव होगा तो आप समझा दोगे या मान जाएगा। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चा है या एडीएचडी का बच्चा, वो नहीं टिकेगा उस जगह पर। लेकिन इसके साथ क्या करना चाहिए, आप एक बार लेके जाओ, चाहे 2 मिनट वहां वेट करे, 30 मिनट आप वापस आ जाओ, कुछ दिनों बाद आप फिर जाओ, 5 मिनट बच्चा वेट करेगा, अगली बार 10 मिनट वेट करेगा, तो बच्चे जनरलाइजेशन होगा, बच्चा बार बार देखेगा, उसे वो एक्सप्रेस कैसे करेगा आपको? उसे पता ही नहीं मॉल क्या होता है, थिएटर क्या होता है, पार्क क्या होता है, जब बच्चों कैसे खेलते हैं। आज बच्चों को खेलना नहीं आता। हमारे थेरेपी सेंटर पर हम बेसिकली काम करते हैं स्पीच थेरेपी पे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे, ईवी थेरेपी पे, ग्रुप इंस्ट्रक्शन है हमारा, ग्रुप थेरेपी है, स्पेशल एजुकेशन है। स्पेशल एजुकेशन बेसिकली उन बच्चों के लिए जो बच्चे स्पेशल है। स्पेशल मीन्स जो बच्चा आईडी का है। आजकल आपने अगर हमारे घर में कोई न्यूबॉर्न बेबी है तो आपने नोटिस किया होगा कि आजकल बैरा टेस्ट होता है, 2 से 3 दिन में बच्चे का बैरा टेस्ट हो जाता है। अगर बच्चे में हियरिंग प्रॉब्लम है तो बच्चा सुन नहीं रहा तो बोलेगा कैसे? वो नहीं बोल पाएगा। तो हमें पहले देखना पड़ेगा हमारा बच्चा अच्छे से सुन रहा है या नहीं सुन रहा। अगर बच्चे हियरिंग लॉस है तो भी इसमें प्रॉब्लम आएगी। या बच्चे के आजकल आपने देखो, आपके बल बोलते हैं, हमारा टंग टाइप बोलते हैं, आपके वो तंदुआ, तंदुआ बोलते हैं। हाँ, तो बोलते हैं कि जब तंदुआ होता है तो बच्चा साफ नहीं बोल पाता, तोतला बोलता है। ये बेसिकली देखा जाए तो एक तरह से मिथ भी है, और किसी किसी बच्चे प्रॉब्लम होती है तंदुए वाली। आजकल तो ये नॉर्मल है, आप जाओ डॉक्टर के पास जाओ, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और बच्चा अच्छे से बोलना स्टार्ट कर देता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, नॉर्मल बच्चे थेरेपी सेंटर आए, अब पेरेंट्स को लग रहा बच्चा नहीं बोल रहा, और बच्चा थेरेपी सेंटर गया 2 से 3 महीने बाद बोलना स्टार्ट कर देता है। क्यों? उससे बातें हो रही हैं, उससे आप कन्वे कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, अब उससे बात करो। घर में बच्चे आप बात ही नहीं कर रहे बच्चे, अब उसे कहानियां सुनाओ, अब बच्चों को बोलो बेटे बेटा कैट में आओ, डॉग वाओ वाओ, आप उससे बातें करो, वो नहीं समझ रही, आप बातें करते रहो उससे। सर आप मुझे ये बताइए, जैसे कई सारी मदर्स क्या है खुद पे ब्लेम करती है कि कहीं उनकी वजह से तो नहीं उनके बच्चे को ये प्रॉब्लम आ गई। बेसिकली मदर्स को इस चीज को डिनाई करके अपने आप को ब्लेम करने की बजाय आपको कंसल्ट करके थेरेपी सेंटर पे या सोशलाइजेशन के लिए जो आप कर सकते हो, वो ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। ब्लेम करने से बच्चा ठीक तो होगा नहीं आपका। यस सर। आप अपने आप को ब्लेम करते रहो कि मेरी वजह से हो गया, मैंने स्क्रीन दिखाया, या मैंने इसको ये किया, या मैं इसको बाहर नहीं ले गई, या सुसर नहीं करवाया, या मैं फैमिली छोड़ के बाहर रहे हम, इस वजह से हमारा बच्चा नॉर्मल डिले या ऑटिज्म या वर्चुअल ऑटिज्म में आ गया, तो क्या होगा? अब ब्लेम करने से कुछ नहीं होने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करो, आप कंसल्ट करो, थेरेपी सेंटर जाओ, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करो, और उस पर जो आप काम कर सकते हो वो आप काम करो। बच्चे साथ काम करो, वर्बली ज्यादा फोकस करो, बच्चे को एक्सेस करने की कोशिश करो, बच्चे को आइडेंटिफिकेशन दो, जनरलाइजेशन दो, उन चीजों पर काम करो। ब्लेम करने से कुछ होने वाला तो है नहीं। मेरे पास सक्सेस पेरेंट्स की बात की जाए, बहुत से बच्चे जो क्योर हुए हैं, जो नियर मेरे सेंटर के आसपास से जो लोग आते हैं, उनमें एक लड़की थी जो आपके नरवाड़ा से है, एक बच्चा जो हरियाणा से था, उनके पेरेंट्स यहाँ पोस्टेड थे, एक बच्चा था आंध्रा से, उसके बाबू यहाँ पोस्टेड थे, और एक बच्चा अभी रिसेंटली इसी महीने गया हमारे पास से, उसके पेरेंट्स यहाँ आपका क्या बोलते हैं रामनगर। सर अगर पेरेंट्स कंफ्यूज है तो उनका पहला कदम क्या होना चाहिए? अगर पेरेंट्स कंफ्यूज हैं, उनको इस चीज की अवेयरनेस नहीं है कि हमारा बच्चा डिसऑर्डर में है या हमारे बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, वो नहीं समझ पा रहे, तो सबसे पहले उनको कंसल्ट करना पड़ेगा। प्लीज थेरेपी सेंटर जाइए या किसी डॉक्टर को दिखाइए,
और सीनियर पीजी डॉक्टर हैं या डेवलपमेंट डॉक्टर हैं, आप उनसे कंसल्ट कीजिए, उनसे पता करिए कि हमारे बच्चे प्रॉब्लम है क्या। एक चार्ट होता है, उस बच्चे का आईक्यू लेवल डिसाइड करते हैं। बच्चे का अगर 2 साल का बच्चा है तो कितने वर्ष उसके पास है, 3 साल का बच्चा है तो कम्युनिकेट कितने वर्ष उसके पास है, 15 महीने का बच्चा है तो उसके पास कितने वर्ष है, या बच्चे की एक्टिविटी किस तरीके की है, बच्चे का आई कॉन्टेक्ट है कि नहीं है। तो एक प्रॉपर स्पीच थेरेपिस्ट होगा या एक तो जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, आप उनसे जाके मिलिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो आपको बता देंगे कि हमारे बच्चे, आप किसी का बच्चे प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन भी क्या है। और मेडिकल साइंस में अभी ऑटिज्म का, एडीएचडी का कोई मेडिकली ये नहीं आया कि हमारा बच्चा इसी मेडिसिन से ठीक हो सकता है। थेरेपी एक मात्र सोल्यूशन है जिससे बच्चे क्योर हो रहे हैं। बेसिकली थेरेपी सेंटर बच्चों को ठीक करके प्रॉपर तो कोई नहीं देता। रीजन का यह है कि थेरेपी सेंटर आपको गाइड कर सकता है, बच्चे के डेवलपमेंट के साथ काम कर सकता है, बच्चे को क्योर करने में आपकी हेल्प कर सकता है, और आप कितने टाइम थेरेपी ले रहे हो, जब आपको कितना आउटपुट मिल रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बच्चे के साथ काम। मतलब पेरेंट्स का रोल तो बहुत ज्यादा रहता है कि पेरेंट्स का सबसे ज्यादा रोल देखा जाए तो पेरेंट्स का ही है। थेरेपी सेंटर के बाद बच्चा अगर घर में आपके पास है तो आप कितना काम कर रहे हो उसकी इंटीग्रेशन पे। अब पहले क्या होता, बच्चे कीचड़ में खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे, पानी में खेलते थे, वो टेक्सचर मिल रहा था उनको, तो सेंसिटिव बच्चों में नहीं हुआ करते थे। आज के बच्चे कीचड़ में नहीं खेलते, बाहर नहीं जाते, पत्थरों में नहीं जाते, या वो जो बच्चों को टेक्सचर मिल रहा है, बच्चे नंगे पैर नहीं घूमते, तो बच्चों गिट्टी है, पत्थर है, कंकड़ है, वाटर है, कीचड़ है, बच्चे पैर खेलते रहते थे, सेंसिटिव टेक्सचर की प्रॉब्लम नहीं आती थी। आज के थेरेपी सेंटर पे, अगर हमारा थेरेपी सेंटर है, अगर हमें लगता है किसी बच्चे में सेंसिटिव इश्यूज है, तो हम क्या करेंगे, क्ले, स्लाइम, थेरापुट्टी या बीड्स, रोड्स, मैट्स, सारे सेंसिटिव के जितने भी हैं ऐसे टूल्स हैं, उनके बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। कि बच्चे को जनरलाइजेशन नहीं मिला, उसका टेक्सचर नहीं मिल पाया, उस वजह से बच्चों को सेंसिटिव इश्यूज आ रहे हैं। स्पीच में भी सेम ही है। अगर पेरेंट्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, बच्चे को कहानी सुना रहे हैं, पोएम सुना रहे हैं, या आप बच्चे से बात कर रहे हैं, जब आप टाइम दे रहे हो, ज्यादा आपके बच्चे प्रॉब्लम ना आए वर्चुअल ऑटिज्म की या स्पीच डिले की। लेकिन अगर आप पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे में प्रॉब्लम है, 4 साल का बच्चा हो गया, 3 साल का बच्चा होगा, नहीं बात कर रहा हमसे, कुशल नहीं हो रहा, आई कॉन्टेक्ट नहीं दे रहा, नेम टू रिस्पॉन्ड बिल्कुल भी नहीं है, गेस्चर नहीं समझा पा रहा अपने आप को, या वो आप उसे बात किए जा रहे हो उसका ध्यान नहीं है, और पश्चात बहुत सारी चीजें हैं। पेरेंट्स जाएं, पहले सब पता करें इसके बारे में कि मेरे बच्चे में क्या कंडीशन है, हमारे बच्चे की, उसका पोटेंशियल क्या है, हमारा बच्चा किस स्टेज पे है, जब देखें उस अकॉर्डिंग आप बच्चे के साथ काम करना स्टार्ट करें। सर आजकल क्या होता है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं खाना नहीं खाते हैं, उनको स्क्रीन चाहिए ही चाहिए, या तो मोबाइल लगा दो या कोई टैब लगा दो या टीवी लगा दो तभी खाना खाते हैं। बेसिकली पेरेंट्स ने बच्चे को उसके लिए एड किया है, खाना नहीं खा रहा, लो फोन, कुछ काम नहीं कर रहा, ले फोन। अगर आप उसे बार बार स्क्रीन दिखाओगे, बार बार वो पोएम देख रहा है, राइम देख रहा है, किसी भी की तरह कोई भी कार्टून देख रहा है, तो आपने उसके लिए एड कर दिया। उस बच्चे का टेंडरम वही है कि आप उसे फोन दोगे तो खाना खाएगा, तो बिहेवियर बन गया। उसका पैटर्न ये है कि मुझे फोन मिलेगा तो मैं खाना खाऊंगा, फोन नहीं मिलेगा तो खाना नहीं खाऊंगा। उसे अवॉइड करना पड़ेगा। खाना खाना स्टार्ट करे, फोन ले लो आप उससे, 2 मिनट पे, आज आधा घंटे देख रहा है, कल 20 मिनट पे जाओ, 15 मिनट पे आओ, आप एक साथ उठाओगे बच्चा हैकर हो सकता है। अब टेंट्रम दिखाएगा, आपको बार बार रोने बैठ जाएगा, या अपने आप को हिट करेगा, या कुछ ना कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाएगा कि आपको लगेगा नहीं इसको फोन दे ही दो। लेकिन आप उसको बेबी को समझना पड़ेगा, उसके पोटेंशियल को देख के धीरे 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 आप उसे हटा सकते हो। आप एक साथ नहीं हटा सकते किसी भी चीज को। तो पैकेट फूड्स हो गए, शुगर इंटेक हो गया, ग्लूटेन ज्यादा बच्चे खा रहे हैं, उन पे पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। सर आप मुझे ये बताइए, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स अभी मेरा ये वीडियो भी देख रहे होंगे, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगा कि हमारा बच्चा तो नहीं इस प्रॉब्लम से डील कर रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर उन पेरेंट्स को आप तक पहुंचना हो तो वो कैसे आप तक पहुंच सकते हैं, और आपका सेंटर कहाँ पे है जहाँ पे जाके हमारा जो सेंटर का नाम है वो है MB प्लस चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर। ओके। हमारे जो सेंटर है आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है 4। ओके। पहला सेंटर है हमारा पालमपुर। ओके। दूसरा है हमारा आपके नरवाड़ा पलेड। ओके। और तीसरा सेंटर है हमारा चौरानगढ़ धर्मशाला। ओके। एक सेंटर है हमारा जसूर। ओके। और एक सेंटर है हमारा चंबा सुल्तानपुर में। ओके। अगर किसी भी पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म का है, या बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, सोशल नहीं हो रहा, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, या लिखने में प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, तो आप एक बार आइए, सेंटर विजिट कीजिए। अगर हमें लगेगा आपके बच्चे में किसी न किसी प्रॉब्लम है तो हम उस पर काम कर सकते हैं। अगर हमें लगेगा कि आपका बच्चा घर पे ठीक हो सकता है
तो आपको हम सजेशन करते हैं कि आप अपने बच्चे के साथ इस तरीके से काम कीजिए और आपका बच्चा क्योर हो सकता है। सर, तो लास्ट में आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सारे व्यूअर्स को आपके ये मैसेज देना चाहूंगा कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जो 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो जो अर्ली स्टेज के बच्चे हैं, अगर आपको लगता है कि हमारा बच्चा 1 साल का है, 1.5 साल का है, तो सबसे पहले तो आप स्क्रीन दिखाना बंद कीजिए बच्चों को। स्क्रीन टाइम बच्चों का नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि हमारा बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो आप सजेशन लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, थेरेपी सेंटर जाइए और पता कीजिए कि हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर आप श्योर होंगे तो आगे चलकर प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप श्योर नहीं है, आपको लगता है कि नहीं ये ठीक है, हो जाएगा, तो नहीं, आप प्रॉपर किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को, न्यूरोसर्जन को कहीं भी जाके आप दिखाइए और कंसल्ट कीजिए उनसे कि बच्चों थेरेपी की नीड है कि नहीं है, या हम क्या कर सकते हैं बच्चे के साथ जिससे हमारा बच्चा वर्बली अच्छा हो जाए, एक्सप्रेसिव हो जाए, कर सकते हैं दोनों अच्छा हो, जो टू वे कम्युनिकेशन करे, बच्चा हमसे बात करे, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो सर, अगर कोई डायरेक्ट पेरेंट्स आपके पास भी आना चाहता है तो वो आ सकता है? बिल्कुल, मतलब बिल्कुल आ वो सकते नहीं हैं। चाहते कि मैं अब किसी हॉस्पिटल में जाके लाइन में लगूं या टाइम बेसिकली पेरेंट्स को सबसे पहले जाना चाहिए किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास, जो पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं उनके पास, जो सीनियर पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं, जो डेवलपमेंट वाले डॉक्टर हैं, उनके पास जाइए। सबसे पहले आप उनको पास जाना चाहिए। उसके बाद वहां से डायग्नोज कराकर थेरेपी सेंटर जाओ। थेरेपी सेंटर बच्चे को, वहां बच्चे का असेसमेंट होगा, बच्चे का ऑब्जर्वेशन होगा, उसी अकॉर्डिंग बच्चे को पोटेंशियल काम होगा। अगर किसी पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे में प्रॉब्लम है या किसी तरह का, या आपने कहीं डायग्नोज करा रखा है कि ऑटिज्म, ADHD, जबकि आपने कहीं डायग्नोज कराया है बाहर, आपको लगता है कि हमारा बच्चा ऑटिज्म का है, ADHD का है या किसी भी डिसऑर्डर का है, तो अब हमारे थेरेपी सेंटर पर आइए, हम बच्चे का असेसमेंट करेंगे। अगर हमें लगता है कि बच्चे प्रॉब्लम है, थेरेपी की ओर जा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नॉर्मल बच्चे से जो काम करना चाहिए आप कीजिए, बच्चा आपका बिल्कुल अच्छा है। तो आज की बातचीत जो हमारी हुई है, तो उससे हमारा जो रिजल्ट निकला है वो यही निकला है कि हमें अपने बच्चों को पहले तो खुद के साथ कम्युनिकेशन करनी चाहिए। मदर को, पेरेंट्स को, घर में जितने भी लोग हैं उनको मतलब अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और सेकंड, उनको स्क्रीन टाइम बहुत ही कम कर देना चाहिए उनका। वैसे तो नहीं, मतलब ना ही होना चाहिए, कि होना ही चाहिए उनका, बट अगर फिर भी बच्चा देख रहा है तो जितना कम हो सके उतना करना चाहिए। और बहुत जरूरी होता है कि आप अपने बच्चे को बाहर लेके जाएं, नेचर के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों को हम बाहर नहीं लेके जा रहे हैं, उनको घर में ही रख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है इस चीज। तो मैं सभी को लास्ट में यही बोलना चाहती हूँ कि हर बच्चा हर सेम नहीं होता है, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो अगर किसी पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा कहीं पीछे रह रहा है, तो प्लीज देर ना करे, वो जल्दी से जल्दी किसी से कंसर्न करे और अपने बच्चे की जो थेरेपी है या कुछ भी है वो स्टार्ट करे। तो और मैं अपने व्यूअर्स को एक लास्ट में और मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो किसी को भी लगता है कि किसी के बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज ये वीडियो उन पेरेंट्स को जरूर शेयर कीजिए जिनसे उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।